हेलो दोस्तों। ठीक है, तो अभी थर्मोडायनामिक्स जो सीरीज चालू की है उसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें आज क्या क्या चीज़ कवर करेंगे उसको जानते हैं। आज कवर करेंगे सबसे पहला जीरोथ लॉ, दूसरा था इंटरनल एनर्जी, तीसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चौथा इंथैल्पी। ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या है? जीरोथ लॉ जीरोथ लॉ है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब कि बोला जाए कि दो सिस्टम है और दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम है। मतलब क्या होगा, मान लो कोई सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, बोल दिया दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम है। मतलब कि क्या होगा, जो सिस्टम ए का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। अगर बोल दिया कि कोई दो जो चीज़ है दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ। दोनों का टेम्परेचर सेम। चलिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं यू से और ई से। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी है द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज स्टोर इन एटम और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी है द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड इन एटम्स और molecules is called its internal energy। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या है? द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज stored in atoms और molecules is called internal energy। तो इंटरनल एनर्जी को अगर सिंपल टर्म में डिफाइन किया जाए तो क्या? तो इंटरनल एनर्जी को सिंपल टर्म में डिफाइन किया जाए तो क्या है? तो ये इंटरनल, एक में इंटरनल एनर्जीज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब जितना टाइप का एनर्जी है सबका सम। तो कौन कौन सा एनर्जी होता है? थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, प्लस रोटेशनल एनर्जी, और भी जो कई प्रकार की एनर्जी, तो सबका सम को मिला के जो बनता है उसी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए क्या लग रहा है कि इंटरनल एनर्जी को ऐसे सिंपल निकाला जा सकता है कि नहीं? देखिए लग रहा है कि इंटरनल एनर्जी को हम निकाल सकते हैं या नहीं? तो देखिए, तो साफ लगा कि ऐसा देखने के बाद लग रहा है कि इंटरनल एनर्जी को निकालना मुश्किल है, मतलब निकाल ही नहीं सकते हम। इंटरनल एनर्जी को हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम चल गए काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए या फिर पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी को निकालने, तब तक यहाँ पता चला कि थर्मल एनर्जी चेंज हो गया। क्योंकि अगर कोई सिस्टम एक ऐसी सिस्टम तो हमेशा से मूव करते रहेगा और जैसे वॉल से टकराते रहेगा, तो उसे पता चला कि कुछ टाइम के बाद अगर बॉल बॉल जो अगर हीट कंडक्टिंग बॉल है, तो कुछ समय के बाद ये होगा ना कि घटेगा या फिर बढ़ेगा। अगर एनर्जी लेगा तो बढ़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा, रिलीज करेगा तो घटेगा। तो क्या होगा, पता चला कि एक या ये एनर्जी को निकालने के लिए क्या है, तीसरा एनर्जी चेंज हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इंटरनल एनर्जी को हम निकाल नहीं सकते, इंटरनल एनर्जी को निकाल नहीं सकते, पर हम इंटरनल एनर्जी के चेंज को निकाल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम नहीं निकाल सकते, पर इंटरनल एनर्जी को चेंज को निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट, वी कांट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी
of a system, but we can calculate change in internal internal energy. क्या? We can't calculate internal energy of system, but we can calculate change in internal energy of system. ठीक है? We can change internal energy of any system by work or heat. कैसे? ये देखिए, नोट नंबर 3, we can change internal energy of any system by work and heat. तो देखिए, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें एनर्जी को दे के या उस एनर्जी को बाहर निकाल के, या फिर उस पर वर्क करके या उसके द्वारा वर्क करा के, समझे, चेंज किया जा सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है। और एक और चीज, नोट नंबर 4, फोर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। एग्जाम, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा टी फाइनल वो बड़ा होगा टी इनिशियल से, होगा ना। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करता है, इसका मतलब क्या होगा? टी फाइनल जो होगा वो लेस देन होगा टी इनिशियल से, ठीक है। एक नोट से, इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? ये इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इफ internal internal energy of product greater than internal energy of reactant, then and then एक मिनट, then change in internal energy पॉजिटिव होगा, ठीक है। if internal energy of product less than internal energy of reactant, then change in internal energy नेगेटिव होगा, ठीक है। नोट 4, नोट नंबर 1, for a definite amount of an ideal gas, internal energy is a function of temperature only, but 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 for real gases it depends on the volume or pressure also, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब क्या था? इस सेंटेंस का मतलब ये था, देखिए, फॉर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या बोलते हो? यहाँ बताया था ना, एक मिनट पीछे करो तो यहाँ पे
एक मिनट, यहाँ बताते हैं ना आइडियल, फॉर आइडियल गैस क्या बताते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। बट इसके आगे का सेंटेंस, बट फॉर रियल गैस इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम और प्रेशर। अगर रियल गैस है तो वो डिपेंड कर सकता है वॉल्यूम पे भी और प्रेशर पे भी, या फिर प्रेशर पे भी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट। अगला नोट नंबर 2, इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस चेंज इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन। और क्या बताए थे जब ये साइक्लिक प्रोसेस पढ़ते, चेंज इन स्टेट फंक्शन जितना भी होगा साइक्लिक प्रोसेस में वो जीरो है, वही लिखा है जीरो, ठीक। अगला टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या, ये बेस्ड ऑन है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ क्या है, बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, इन एनी प्रोसेस एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ये इन एनी प्रोसेस एनर्जी कैन बी transformed transformed from one form to another form, but it can it can neither be created nor be destroyed। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि यही है लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसी को मैथमेटिकली टर्म में लिखे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या, तो उसको इसी तरह से लिख सकते हैं, कैसे, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकली टर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है आपका, ये हैगा हीट। ये क्या हो गया, इसका हो गया वर्क डन, ठीक है। ये कुछ टर्म है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात को जरूर याद रखना है, इस भी फार्मूला यूज करना है, जब भी ये फार्मूला यूज करना है तब हमेशा यूज करना है साइन कन्वेंशन को, जो साइन कन्वेंशन को हमेशा यूज करना है, ठीक है। तो हेयर यूज ऑलवेज साइन कन्वेंशन, जो IUPAC का जो साइन कन्वेंशन है उसको यूज करना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स साइन कन्वेंशन,
वो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का साइन कन्वेंशन, उसको जानते हैं, ठीक है। नंबर वन, हीट एडेड टू द सिस्टम, वो क्या होगा, क्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। नंबर दो, हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, वो ऐसा होगा तब क्या होगा, हमेशा क्यू लेस देन जीरो होगा, ठीक है। अगर हीट को ऐड किया गया सिस्टम में तो क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर हीट को रिमूव किया गया सिस्टम से तो क्यू क्या होगा, क्यू हमें होगा लेस देन जीरो, ठीक है। नंबर थ्री, वर्क डन बाय द सिस्टम, कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो क्या होगा, डब्ल्यू लेस देन जीरो होगा, ठीक है। नंबर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तब क्या होगा, डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है, इसको याद रखना है, ठीक। अभी कुछ यूजफुल रिजल्ट है, उसको याद रखना है, ठीक है। सम यूजफुल रिजल्ट्स, नंबर वन, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है ये। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है आइडियल गैस के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, वो जीरो तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी क्यू जीरो हो जाएगा, बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो हीट जो होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। दूसरा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एक मिनट, चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, बहुत जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं तो क्या होगा, डेल ई चेंज इन टर्मिनल एनर्जी बराबर क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। और चेंज इन ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी होगा। यहाँ पे क्या है, ये जीरो है ना, डेल वी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस में मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो जो हीट होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्यू भी बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है एन सी बी डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे होगा एन बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स, और सी बी हो जाएगा यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझे, तो यहाँ से क्या समझे, यहाँ पे ये समझे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, जो कि होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, समझ गए। अब अगला देखते हैं प्रोसेस, नंबर थर्ड, आइडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है जिसमें चेंज इन मतलब जिसमें हीट का जो चेंज होता है बहुत जीरो होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट लॉ लगाए डेली ही बराबर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू,
जिसमें से ये जीरो हो जाएगा। इसका इंटरनल एनर्जी किसके बराबर, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। नंबर 4, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है जिसमें चेंज इंटरनल एनर्जी जो होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में जितना भी स्टेट फंक्शन होता है वह जीरो होता है, ठीक है। और अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से जीरो बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ऑफ वर्क डन, ये निकलेगा यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब यहाँ पे जो हीट जो होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रोसेस है प्रोसेस नंबर 5। अगला प्रोसेस आइसो बैरिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसमें प्रोसेस कांस्टेंट होगा। तो अगर हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो क्या होगा, डेल यू या ई जो भी लिखिए बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है। अब हम डेल यू कैसे लिख सकते हैं, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी डेल वी, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको अगर अरेंज करें, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल वी लिख सकते हैं। तो ये निकला कांस्टेंट प्रेशर पे इक्वेशन। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल वी। इसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी, इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि इंथैल्पी क्या है, उसके बाद जानेंगे कि ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। चलिए ठीक है। इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी ये कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट निकालते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट निकालते हैं उसी को बोलते हैं हम इंथैल्पी, ठीक है। इंथैल्पी क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट निकालते हैं उसी को बोलते हैं हम इंथैल्पी, ठीक है। समझ गया, इंथैल्पी। इंथैल्पी का जो मैथमेटिकल टर्म होता है वो क्या होता है, मैथमेटिकली इंथैल्पी को मैथमेटिकली लिखते हैं इस तरह से, इंथ एच प्लस एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अभी हमको पता नहीं यहाँ पे कि जो इंथैल्पी है वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है, वो भी पता नहीं, वो हमको निकालना है, ठीक है। निकालना है, पता करना है कि स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन, उसको देखते हैं। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है लिखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्या आता है, क्यू प्लस डब्ल्यू आता है, ठीक है। अब कांस्टेंट चेंज इंटरनल बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट माइनस पी डेल वी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यू टू माइनस यू वन बराबर क्यू पी माइनस पी, कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। इसी को अगर रीअरेंज करते हैं, चलिए रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, यू टू माइनस यू वन आ जाएगा प्लस पी वी टू माइनस वी वन, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। तो अगर इसको और तरह से रीअरेंज करते हैं तो क्यू पी बराबर यू टू माइनस यू वन प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और एक मिनट, इसको अगले अगला स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखे थे वहाँ पे, क्यू पी बराबर लिखे थे ना, यू टू माइनस यू वन प्लस क्या था, प्लस हाँ पी वी टू माइनस पी वी वन, इस तरह से लिखे थे, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको और रीअरेंज करते हैं, तो इसको सोचते हैं क्यू पी बराबर यू टू
प्लस पी वी टू, और यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वन प्लस पी वी वन, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो अगर हम वो टर्म, एक मिनट, जो मैथमेटिकली हम इंथैल्पी को किस तरह से डिफाइन किए थे, नो मैथमेटिकली अगर देखें तो प्रीवियसली मैथमेटिकली इंथैल्पी को डिफाइन किया गया था, किस तरह से डिफाइन किया गया था, यहाँ पे एच बराबर क्या था, यू प्लस पी वी था, पी वी था, ये था। तो अगर यहाँ पे यही को पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू पी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं एच टू लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं एच वन माइनस एच वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू पी बराबर चेंज इन इंथैल्पी आ जाएगा, एच टू माइनस एच वन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लिख सकते हैं इंथैल्पी। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है जिसको हम इंथैल्पी बोलते हैं, वो क्या है, वो एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से क्या समझ में आया कि जो इंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है, अ, जो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट को निकालते हैं उसी को बोलते हैं इंथैल्पी, जो कि स्टेट फंक्शन, ठीक है। चलिए और अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट प्रेशर जो हीट होगा वो क्या किसके बराबर होगा, चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होगा वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पता चल गया क्या, कि इंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है, स्टेट फंक्शन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि एच बराबर पी प्लस डेल वी लिखे थे, एक मिनट, इसको मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन किए थे कि इंथैल्पी बराबर, मतलब एच बराबर यू प्लस पी वी। अब इसको क्या कहते हैं कि दोनों तरफ चेंज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पीवी होगा। और यहाँ पे क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे निकलता है इंथैल्पी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी लिखेंगे, पी डेल वी, इसी को बोलते हैं इंथैल्पी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से इंथैल्पी का चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला निकल गया। यहाँ से चेंज इन इंथैल्पी क्या हो गया, इसी को कहते हैं हम चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। और यहाँ से चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, डेल यू प्लस पी डेल वी, ये जगह इसका चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये एक टर्म क्या है, इसको बोलेंगे सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ बोलेंगे इसको सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो क्या हो सकता है कि चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दो तरह से हो सकता है, या फिर एक पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस पे कौन सा प्रोसेस हम ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोसेस पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोसेस पे, ठीक है। अगर अगर चेंज अगर चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है
तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? ये होगा आपका इंडोथर्मिक। इन एक मिनट, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे, एक मिनट, इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, इंडोथर्मिक प्रोसेस। 1 मिनट। अगर चेंज ऑफ इंथैल्पी और रिएक्शन नेगेटिव हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। समझ गए यहाँ पे इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर हम अलग तरह से बोलना चाहते हैं इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो क्या करता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहेंगे? वैसा रिएक्शन जो कि सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसमें चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। समझ गए? मतलब ऐसा रिएक्शन जो सराउंडिंग से, ऐसा रिएक्शन जो सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व करता है उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? एक्सो एक मिनट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो कि हीट को सराउंडिंग में रिलीज करेगा। मतलब हीट को सराउंडिंग में जो ऐसा रिएक्शन जो हीट को रिलीज करता है सराउंडिंग में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो होगा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो कि सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो कि सराउंडिंग में हीट को रिलीज करता है, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जो हीट को रिलीज करता है सराउंडिंग में उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। समझ गए? देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है हमको क्या? किलो जूल में, ठीक है। यहाँ पे इंथैल्पी दिया हुआ है -92 किलो जूल, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम दे रखा है और प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है। तो हमको बोला निकालने के लिए यहाँ पे क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे रिएक्शन का इंथैल्पी भी दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम फॉर्मूला पढ़े थे ना, इंथैल्पी बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल वी पढ़े थे। तो यहाँ से ई निकालने के लिए क्या होगा? इसको इधर ले जाएंगे तो डेल ई बराबर हो जाएगा डेल एच माइनस पी डेल वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिया, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो पी कितना दिया? 40 दिया हुआ है, इंटू माइनस माइनस 1.5 लीटर दिए रखा है 1.5 लीटर, तो इसको लिख सकते हैं -3/2 लिख सकते हैं। तो इसको इससे 20, तो यहाँ पर -60 आ जाएगा। तो अगर ये है एटीएम लीटर में तो इसको जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6000 ये का जाएगा जूल आ जाएगा। अगर किलो जूल में करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ से 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो जूल में आ जाएगा। तो यहाँ पे -6 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं। ये क्या था? इंथैल्पी -92 किलो जूल माइनस -6 किलो जूल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस में यहाँ से क्या आ जाएगा? 90 -92 प्लस क्या आ जाएगा? 6। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका -86 किलो जूल। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन का। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।